गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जेट स्ट्रीम पढ़ा था बहुत ही आसान भाषा में, और ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स में क्लियर करते हुए चल रहा हूँ इसकी सीरीज में आज जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो पहले तो मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है सॉइल्स इन इंडिया। मीन्स इंडिया में कौन कौन सी सॉइल्स है जिन्हें हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम अब क्योंकि पूरा चैप्टर एक वीडियो में बनाएंगे तो 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। यू विल नॉट वॉच, बोर हो जाओगे देखते देखते, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि वो बोरियत वाला वीडियो होगा, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है फोकस करने की वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप 10-15 मिनट देखोगे, उसके बाद टॉपिक ठीक है बाद में देखेंगे, और वो बाद कभी आता नहीं है। तो आज जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो है हमारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमें ये फैक्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है। या तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि राइट एनी 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर ये नहीं आता है तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में आ सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर का जो बोर्ड का पेपर था उसमें आया था पेरेंट रॉक और ह्यूमस, ठीक है। या तो 2 नंबर का सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 1 नंबर बात वही, तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए। तो ठीक है, पहला जो फैक्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, नोट करते चलेंगे। पहला फैक्टर है हमारा पेरेंट रॉक। अब पेरेंट रॉक क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम हैं, ठीक है ना। हम क्यों हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं। तो ऐसे ही कोई सॉइल है, तो कोई सॉइल का कोई इनिशियल स्टेज होगा जब उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ होगा। तो वो जो फॉर्मेशन जिस रॉक से स्टार्ट हुआ होगा उसको हम कहते हैं पेरेंट रॉक। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, मान लो कि एक ओल्ड लावा रॉक है या इग्नियस रॉक है, जिससे सॉइल बनती है कौन सी, रेड सॉइल बनती है। या फिर इग्नियस रॉक, नॉर्मल इग्नियस रॉक है, तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगी ब्लैक सॉइल, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक है, क्या बनेगा उससे बनेगी एलुवियल सॉइल, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे पेरेंट रॉक चेंज होगी वैसे वैसे जो सॉइल है वो भी चेंज होगी। अब सॉइल चेंज होने का मतलब सिर्फ नाम से नहीं है कि नाम चेंज हो रहा है। रेड सॉइल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से रेड है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज चेंज हो जाती हैं तो ये ब्लैक हो जाता है, फिर एलुवियल हो जाता है। ऐसी बहुत सारी सॉइल्स हैं, बहुत सारी इन द सेंस 5 कुल मिला के सॉइल है। तो ये जो सॉइल है ये जिस रॉक से बनती है उसको हम कहते हैं पेरेंट रॉक। और अलग अलग पेरेंट रॉक से जो सॉइल बनती हैं उनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, उनका जो कंपोजिशन होता है वो भी वेरी करता है, डिफर करता है, ठीक है ना। जैसे रेड सॉइल के मिनरल्स डिफर करेंगे एलुवियल सॉइल से, एलुवियल सॉइल के डिफर करेंगे ब्लैक सॉइल से, ब्लैक के डिफर करेंगे लेटेराइट से, डेजर्ट से। इस तरह से पेरेंट रॉक डिसाइड करती है कि उससे बनने वाली जो सॉइल है उसमें किस तरह के प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया, पहला हो गया हमारा पेरेंट रॉक। दूसरा है वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या करता है, देखो वेजिटेशन जो पत्ते सूखने के बाद गिरते हैं, जो फल गिर जाते हैं, फिर वो डिकम्पोज हो जाते हैं। उनके डिकम्पोज होने से बहुत सारे न्यूट्रिशियंस, बहुत सारे ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारी सॉइल को मिलता है। और जब वो सॉइल को मिलता है तो सॉइल की जो मिनरल की कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। उसकी फर्टिलिटी चेंज हो जाती है। तो अब क्या है कि किस तरह की वेजिटेशन हो रही है। मान लो कि डेजर्ट ले लेते हैं,
ठीक है। डेजर्ट में जो है एक तरह से कटीले थॉर्नी जो ट्रीज हैं वो मिलते हैं, जैसे कि कैक्टस है। अब कैक्टस के पत्ते सूख के गिरेंगे नहीं क्योंकि वो इतना बड़ा होता ही नहीं, ठीक है ना। और अगर जो बबूल वगैरह होता है, ठीक है, अगर उसके पेड़ के पत्ते गिर भी जाते हैं तो उन पत्तों से इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा कि जो डेजर्ट सॉइल है उसको कोई भी फायदा हो पाए। ऐसा नहीं है कि सडनली पत्ते गिरे और वो डिकम्पोज हो गए और डेजर्ट सॉइल अचानक से एलुवियल सॉइल में कन्वर्ट हो गई और फर्टाइल हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं मान लीजिए कि एक ये जगह है, यहाँ कहीं पे नीम का या फिर मैंगो का ट्री लगा हुआ है। इस जगह पे कोई खेती नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी उगाने की कोशिश की गई तो वो ग्रो ही नहीं है। लेकिन साल दर साल जैसे जैसे पत्ते गिरते हैं, फल गिरता है यहाँ पर, उसकी वजह से वो पत्ते डिकम्पोज होते हैं तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशंस हैं वो बढ़ने लगते हैं। इस सॉइल का जो कंपोजिशन है वो चेंज होने लगता है और 2, 4, 5 साल बाद क्या होता है कि ये जो सॉइल है साल दर साल इसकी फर्टिलिटी बढ़ती चली जाती है और जब फर्टिलिटी बढ़ जाती है तो इसमें आप खेती कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फूल वगैरह लगा सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सेकंड क्या है हमारा पेरेंट रॉक, सेकंड है वेजिटेशन, ठीक है। थर्ड आता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट अब देखो सबसे इजी तो यही है। अब डेजर्ट सॉइल इतनी नॉन फर्टाइल या अनफर्टाइल क्यों होती है? भाई वहां पे पानी नहीं बरसता, वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, दिन में भी एक्सट्रीम, रात में भी एक्सट्रीम। लेकिन रात में क्या है, ठंडा हो जाता है, दिन में बहुत गर्म हो जाता है और पानी नहीं बरसता, ठीक है ना, ड्राई रहता है मौसम वहां का। तो उस केस में क्या होता है कि वहां की जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होती, ठीक है। दूसरा, पहाड़ों पे चले जाइए आप, पर्वतों पे। अब पहाड़ों पे या माउंटेनियस रीजन पे क्या होता है कि ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है, ठंड पड़ने के साथ साथ अगर मान लीजिए स्नोफॉल हो रही है तो फिर उस समय सॉइल का कोई मतलब ही नहीं रहता क्योंकि सब तो बर्फ से ढक गया है, तो सॉइल में क्या ही फर्टिलिटी रहेगी या उसमें हम क्या ही ग्रो करेंगे। दूसरा, माउंटेनियस रीजन पे नदियां बहती हैं तो वो इरोजन और वेदरिंग बहुत करती हैं जिसकी वजह से वो मिट्टी को बहा कर ले आती हैं। तीसरा, हवा बहुत तेज चलती है तो उसकी वजह से भी इरोजन होता है, विंड इरोजन होता है, ठीक है। तो वहां पर जो सॉइल है उस सॉइल की जो लेयर है ना उसकी थिकनेस बहुत कम होगी। मान लीजिए बस इतनी है, अगर मान लीजिए प्लेन पर इतनी थिकनेस है, इतनी मोटी सॉइल है कि यहाँ पे हम पेड़ लगाते हैं उसकी जड़ें यहाँ तक फैल जाती हैं, तो उसके कंपैरिजन में मान लीजिए माउंटेनियस रीजन पे इतनी रहती है। तो उस केस में क्या होता है, वहां की क्लाइमेट के हिसाब से, वहां पे जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से वहां की सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, ठीक है। वहीं हम प्लेन एरियाज ले लेते हैं। मान लो कि ये माउंटेन है, अब माउंटेन से जब पानी बह रहा है तो यहाँ से बहुत सारी मिट्टी आती है और यहाँ आके जम जाती है, फिर आई फिर जम गई, फिर आई फिर जम गई, ऐसे जमती चली जाती है, डिपोजिशन होता चला जाता है और एक मोटी लेयर बन जाती है, मोटी लेयर बन जाती है। दूसरा, रिवर भी बह रही है, रिवर के साथ साथ इसको क्या मिलता है, मॉइस्चर भी मिलता है, पानी भी मिलता है। अब पानी भी मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत सारा ऊपर से पेड़ पौधों के साथ आ रही है घूम के, तो बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर भी है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये ज्यादा फर्टाइल है, तो इसमें ज्यादा चीजें ग्रो होती हैं। तो आप देखो, इसीलिए जब पहाड़ से नदियां उतर के मैदानों में या प्लेन्स में आ जाती हैं तो क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होती है, वहां पे गेहूं, चावल, पल्सेस वगैरह कुछ भी आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी होगी, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा अगर आपको बहुत रिलेट करने वाला एग्जांपल तो मान लो आपने अपने यहाँ के गमले में कोई पेड़ लगा रखा है, ठीक है, उसको आप 4-5 दिन पानी मत दो, पहली बात तो पेड़ सूख जाएगा, मिट्टी की फर्टिलिटी काम ही नहीं करेगी। दूसरा, मिट्टी को आप छू के देखोगे तो वो भी अजीब सी लगेगी, और जैसे ही आप पानी डाल दोगे मुश्किल से 8-10 घंटे बाद वो पेड़ फिर से हरा भरा दिखने लगेगा आपको, ठीक है। तो सेम बड़े केस में हम देखते हैं कि क्लाइमेट क्या करती है, किसी भी एरिया की सॉइल को इफेक्ट करती है, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा क्लाइमेट। चौथा हो गया टोपोग्राफी। अब देखो, टोपोग्राफी और क्लाइमेट, अभी जब मैं आपको क्लाइमेट पढ़ा रहा था टोपोग्राफी भी मैंने उसी में बता दी कि जैसे जैसे जगह बदलेगी,
प्लेन की मिट्टी या प्लेन की सॉइल अलग होगी, उसका कॉम्पोजिशन अलग होगा। माउंटेनियस रीजन की सॉइल अलग होगी, उसका कॉम्पोजिशन अलग होगा। प्लेटो रीजन क्योंकि इग्नियस रॉक का बना हुआ है तो वहां की मिट्टी में अलग मिनरल्स मिलेंगे, वहां की मिट्टी में अलग तरह की क्रॉप्स होंगी, वहां की मिट्टी की जो सुटेबिलिटी है वो किसी और क्रॉप के लिए। जैसे कि मान लो कि महाराष्ट्र में क्या मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है। अब ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत अच्छी है, और हमारे उत्तर प्रदेश में क्या मिलता है, एलुवियल सॉइल मिलती है। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल में हम कॉटन ग्रो कर सकते हैं क्या, मतलब हम लगा दें, हमारा मैंने हम कुछ भी लगाए उसमें, ठीक है ना, हम काली मिर्च भी लगा दें उसमें, लेकिन वो ग्रो नहीं करेगी, और बाई चांस अगर ग्रो कर भी गई तो फिर वो उस तरह का प्रोडक्शन नहीं देगी जैसे कि ब्लैक सॉइल में देती है। ठीक है, तो जो टोपोग्राफी है वो भी इफेक्ट करती है कि भाई वहां की जो सॉइल है वो किस तरह से काम करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब यहां पर क्या क्या आ जाएगा देख लो। पहले तो डेड प्लांट्स, ठीक है ना, डेड एनिमल्स, ठीक है, उसके अलावा जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो, या फिर आप अपने घर से जो सब्जियों के छिलके वगैरह जो गार्बेज फेंकते हो वो, ये सारी चीजें क्या है, डेड प्लांट, डेड एनिमल जब बहुत ज्यादा दिनों तक खुले में पड़े रहते हैं तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। धीरे धीरे ये ऐसे पहले इतने खत्म होंगे, फिर धीरे 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 पूरे खत्म हो जाएंगे, और फिर आपको एक बार एक दिन नहीं दिखेंगे। अब वो नहीं दिखेंगे क्या मतलब है कि वो कहीं से चले गए वहां से, नहीं, उनका क्या हुआ कि वो डिकम्पोज होके वहां पर जो मिट्टी है उसी में मिल गए हैं, और उनके मिलने से मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिल गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग कौन कौन से हैं, पहला है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब जिस रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है वेजिटेशन की, कौन कौन सी वेजिटेशन वहां पर होती है, उसे किस तरह के ऑर्गेनिक मैटर या न्यूट्रिशंस मिल सकते हैं मिट्टी को, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा क्लाइमेट, कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा बरसात होती है, उस तरह की बात। टोपोग्राफी की भाई सॉइल कहाँ पर है, प्लेन पर है, प्लेटू पर है, माउंटेन पर है, उस पर भी इफेक्ट करता है। और पांचवा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, डेड प्लांट या डेड एनिमल जब डिकम्पोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो मिट्टी को या सॉइल को न्यूट्रिशंस देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये 5 फैक्टर्स हैं। अब इसमें से एक तो आप ये फैक्टर सारे याद कर लो यहां से लेकर ये पूरे, ठीक है। उसके अलावा पेरेंट रॉक की डेफिनेशन याद करो, आप टोपोग्राफी की डेफिनेशन याद करो, और एक बार आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशन आप याद करोगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, कि कौन कौन सी सॉइल होती है। ठीक है, और सॉइल पढ़ने के बाद हो सकेगा तो मैं अलग अलग पर्टिकुलर सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक वगैरह बता दूंगा आपको, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। कि आपको कि 5 सॉइल, उसके 3-3, 4-4 कैरेक्टरिस्टिक, इतने सारे कौन याद करेगा। तो सिंगल वीडियो में पहले ब्लैक, फिर रेड, ऐसे करके बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।